केमिकल में हमारा घर पे जो कॉमन सॉल्ट हुआ, शुगर हो गया, आप केरोसिन घर पे है या एलपीजी है, आप उसको जैसे क्रिएटिविटी थोड़ा सा दिखाएंगे तो और अच्छी बात होगी। जैसे आप मान लो एलपीजी घर पे यूज करते हैं, तो किसी को एलपीजी का पता है कि क्या है उसका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला? नहीं पता? ऐसे ऐसे चीजों के, हाँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उसका फुल फॉर्म हो गया। ऐसे पेट्रोलियम गैस का आपको क्या कंपोनेंट है? जैसे आप नाम सुने होंगे नेचुरल गैस, ब्यूटेन, हेप्टेन, प्रोपेन। हाँ, ब्यूटेन, हेप्टेन, प्रोपेन नहीं, सिर्फ ब्यूटेन होता है एलपीजी में, पेट्रोलियम गैस का। नेचुरल गैस का नाम सुने हैं सब लोग? यस सर। यस सर। उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? नहीं मालूम? उस तरह से बायोगैस है आपका, बायोगैस यानी गोबर गैस जिसको बोलते हैं, आपको फिजिक्स में पढ़ना भी है ये। तो बायोगैस और नेचुरल गैस दोनों का सेम कंपोनेंट होता है, वो आपका है मीथेन, जिसका भी फॉर्मूला CH4 था। हम लोग 10th क्लास में इन सब के बारे में पढ़ेंगे अभी सेकंड टर्म में, कार्बोनेट में। तो हमारे घर पे जैसे पेट्रोलियम गैस है, उसका मेन कंपोनेंट है ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है वो। तो ब्यूटेन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो C4H10 होता है। तो ऐसी ऐसी चीजों के, जैसे केरोसिन ऑयल है, आपको कुकिंग ऑयल है, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, हालांकि वो मिक्सचर है, लेकिन उसका जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है, उसको केमिकली क्या बोलते हैं? वाशिंग सोडा आप लोग सुनते होंगे, जानते होंगे। तो वाशिंग सोडा का आप 7th क्लास में पढ़े भी होंगे, वो हमारे घर पे पाए जाने वाला एक केमिकल ही है। उसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। बेकिंग सोडा है, हमारे किचन में मिल जाएगा, NaHCO3 उसका फॉर्मूला होता है। तो जरूरी नहीं कि केमिकल में हम लेबोरेटरी में ढूंढने लगे कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसी का फॉर्मूला लिखेंगे। हमारे घर में ऐसी चीजें बहुत सारे हैं हम लोग के लाइफ में यूज होने वाली, जो सारे एक्चुअली केमिकल्स नहीं बने हैं। उनमें से किसी का हम लोग जानते हैं, किसी का नहीं जानते हैं। उनको कोशिश करें कि लिखें। और जिसको नहीं जानते हैं, इंटरनेट सब लोग यूज करते हैं, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, उन सब में टाइम वेस्ट करते हैं। काम भी मान लो कभी अच्छा भी काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम उसमें से निकाल कर अगर हम लोग एक्सप्लोर करें अपने स्टडी के मटेरियल को, जो उससे रिलेटेड है, कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए, तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। हम लोग जैसे ऑफलाइन क्लास भी होते हैं, तो हम हर साल जैसे 8 से लेकर 10 तक मेरा क्लास जनरली रहता है, तो एक असाइनमेंट ऐसा जरूर देते हैं जिसमें आपको इंटरनेट यूज करना हो। जैसे अगर कोई इसमें से 8 क्लास में पढ़ा होगा तो पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, एक प्रोजेक्ट हम देते हैं 8 क्लास में, फायर एक्सटिंग्यूशर। तो फायर एक्सटिंग्यूशर आपके बुक में, 8 क्लास के बुक में सिर्फ एक ही टाइप का है, वो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। तो हम जो होमवर्क देते हैं उसमें कि आप नेट से एक्सप्लोर करिए कि कौन कौन से टाइप के फायर एक्सटिंग्यूशर है, कैसे बना है, कैसे उसको यूज करते हैं। उसका भले प्रिंट आउट निकाल के हमको दीजिए फाइल में बना करके, लेकिन दीजिए। आप इंटरनेट यूज भी किए और यूजफुल काम के लिए किए, आपके स्टडी में वो काम आ जाएगा। तो ये सब चीजें अब 10th क्लास के स्टूडेंट को बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद से करना चाहिए। चलो, काफी बच्चे आ गए। हम लेकिन लोग सर हम लोग नहीं करवाए थे 8 क्लास में। पढ़ाए थे 8 क्लास में तुम लोगों को? यस सर, मेरे को सर हमको पढ़ाए थे। चलो, तो तुमको कराए थे सनीना? यस सर। तो किसी क्लास में छूट गया होगा, क्योंकि CBSE के काम में भी बिजी रहते हैं, तो कभी टाइम नहीं मिला होगा किसी सेक्शन में देने का। तो खैर, वो जब इच्छा करे तभी कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि फायर एक्सटिंग्विशर सिर्फ 8th क्लास में पढ़ना है, 10th क्लास में भी उसके बारे में पढ़ना है, आप अभी भी उसको कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको असाइनमेंट्स हैं जो आप खुद से भी कर सकते हैं। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़े, अपना स्टार्ट करें। अभी तक हम लोग पढ़े कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखें और कैसे उसको बैलेंस करें। अब आज हम लोग पढ़ेंगे मेनली कि एक केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, उसको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं, यानी कि उस इक्वेशन को देख करके हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं।
तो इंफॉर्मेशन तब ऑब्टेन करेंगे जब लिखने वाले ने, उस इक्वेशन को लिखने वाले ने उसमें इंफॉर्मेशन डाला होगा। तो कौन कौन सा इंफॉर्मेशन हम लोग डाल सकते हैं और कैसे डाल सकते हैं वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आपको देख स्क्रीन शेयर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. हेडिंग है आपका हाउ टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो है बाय राइटिंग फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में वेदर इट इज लिक्विड, सॉलिड और गैस, वो लिखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बगल में। जैसे जिंक Zn, इसके बगल में S लिखा हुआ है। S स्टैंड फॉर Solid. Solid. ओके ओके। एंड H2 के बगल में आपको G लिखा हुआ है, यानी कि गैस। गैस। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से देखो कि H2SO4 के बगल में AQ लिखा हुआ है और ZnSO4 के बगल में भी AQ लिखा हुआ है। AQ स्टैंड फॉर एक्वस। ये लिक्विड फॉर्म में ही है। लिक्विड फॉर्म में तो लिक्विड तो कुछ भी हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। लेकिन एक्वस जब लिख दिए यानी कि वो जो केमिकल है उसका सॉल्यूशन बनाया गया है किसमें, वाटर में। द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। 9th क्लास में आप सॉल्यूशन पढ़ के आ रहे हो, तो इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। आप पढ़े भी हो गए आप लोग, सब लोग, कि जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है। तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट अगर वाटर है तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा एक्वस सॉल्यूशन। तो AQ भी फिजिकल स्टेट में ही आएगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, बाय राइटिंग कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। हम लोग पहले भी हो सकता है डिस्कस किए होंगे कि एसिड जो है अगर 100% प्योर है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एसिड। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एसिड। तो नॉर्मल केसेस में हम लोग एब्सोल्यूट एसिड नहीं यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है। इतना फास्ट रिएक्शन होता है जनरली, खास करके मिनरल एसिड जो सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक हो या नाइट्रिक हो, कि आपका एक्सप्लोजन हो सकता है। उसके लिए हम लोग को एसिड वाटर में मिक्स करना पड़ता है। ये ध्यान दोगे, 7th क्लास में पढ़ा हुआ चीज है। एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं, वाटर को एसिड में मिक्स नहीं करते हैं। तो जब एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो एक मिक्सचर बनेगा। अब उस मिक्सचर में दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो एसिड ज्यादा हो या तो वाटर ज्यादा हो। अगर एसिड ज्यादा है वाटर कम है तो दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड, और अगर वाटर ज्यादा है एसिड कम है तो दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड एसिड। तो हम लोग जब कोई एसिड यूज कर रहे हैं अगर रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन में जो एसिड का कंसंट्रेशन है कि यानी कि वो डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड है, ये जरूर लिखेंगे। तो आपको एक दूसरा तरीका हो गया इंफॉर्मेशन देने का, एसिड का कंसंट्रेशन दे दिए। तीसरा है बाय मेंशनिंग हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ज्यादातर जो रिएक्शन होते हैं, दूसरा एक बार और बता दीजिए। दूसरा सर, हाँ बता रहे हैं, दूसरा नंबर सुनो हम बोल रहे हैं। तो एसिड का कंसंट्रेशन लिखेंगे। अगर एसिड इन्वॉल्व होगा तभी, अगर एसिड इन्वॉल्व नहीं है तो ये सेकंड पॉइंट वॉइड है, यानी कि उसका कोई यूज नहीं है। तो जैसे आप ये Zn+H2SO4 लिख रहे हो या Zn+HCl लिख रहे हो, तो आपको याद होगा 8th क्लास में पढ़े होंगे कि मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूटेड एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपने डाइल्यूटेड लिख दिया, डाइल्यूटेड हो गया। अगर यहीं पे जो सेकंड वाला आप रिएक्शन देख रहे हो Cu+H2SO4 कंसेंट्रेटेड, अगर यहाँ पे डाइल्यूट लिख दें सिंपली तो नो रिएक्शन होगा इसका आंसर। 8th क्लास में बताए भी होंगे कि अगर Cu+H2SO4 डाइल्यूटेड होगा तो नो रिएक्शन होगा। क्यों नो रिएक्शन होगा, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, इसलिए वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो अगर डाइल्यूटेड लिखते तो नो रिएक्शन होता, लेकिन कंसंट्रेटेड लिखे हैं तो ये आंसर अलग हो गया। ये जरूरी है लिखना। नेक्स्ट है बाय मेंशनिंग हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो अभी हम बता रहे थे कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में, ज्यादातर जो रिएक्शन है उसमें या तो हीट रिलीज होता है या तो हीट एब्जॉर्ब होता है, यानी कि या तो हीट देना पड़ेगा या फिर रिएक्शन होने के बाद हीट मिलेगा। जैसे आप लकड़ी को जला रहे हैं, हीट दे रहे हैं और हीट रिलीज भी हो रहा है। LPG को जला रहे हैं तो हीट थोड़ा सा दे भी रहे हैं, सिंपल जो बर्नर से दे रहे हैं उसमें ज्यादातर हीट रिलीज हो रहा है। और कुछ ऐसे भी रिएक्शन जैसे कि आप हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रोजन और आयोडीन का जो ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं, तो जो आपका एपरेटस है वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, उसके चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाएंगे।
यानी कि वहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर रिएक्शन के बाद आपके सराउंडिंग का, आपके एपरेटस का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, और अगर रिएक्शन के बाद आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर और जो एपरेटस है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि हीट रिलीज हुआ। तो अगर हीट रिलीज हुआ तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक, और अगर हीट एब्जॉर्ब हुआ तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। एक्सो मतलब एग्जिट और इंडो मतलब इनपुट, यानी कि थर्मल मतलब हीट होता है। अगर हीट एग्जिट हो रहा है यानी कि रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक, और हीट इनपुट हो रहा है यानी कि दिया जा रहा है तो एंडोथर्मिक। तो ये जो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, अगर रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट, सॉरी प्रोडक्ट साइड में अगर प्लस हीट लिख रहे हैं यानी कि एक्सोथर्मिक हो गया, हीट रिलीज हो रहा है। और अगर रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिख रहे हैं या फिर प्रोडक्ट साइड में माइनस हीट लिख रहे हैं, तो दैट इंडिकेट्स दैट हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड एंड इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. नेक्स्ट है आपका सर एक बार ये वाला बता दीजिए। हाँ, ये वाला फिर से बता दे। हीट, अगर किसी रिएक्शन में हीट दिया जा रहा है, जैसे अब हम सिंपली समझ आपसे पूछते हैं, एलपीजी को जब जला रहे हैं, गैस बर्नर को जला रहे हैं, यानी कि उसमें एलपीजी फ्यूल को कंबसन कर रहे हैं, आप हीट दे रहे हैं या हीट रिलीज हो रहा है? हीट सर रिलीज हो रहा है। थोड़ा हीट दे रहे हैं तो ज्यादा हीट रिलीज हो रहा है। दे भी रहे हैं और रिलीज भी हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? Exothermic. एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक क्यों नहीं? क्योंकि ज्यादा सर दे रहा है। सर क्योंकि ज्यादा ही वेरी गुड, ज्यादा रिलीज हो रही ज्यादा है। समझ में आ गया। रिलीज हो रहा है। ज्यादा हो रहा है। एकदम समझ में आ गया। यानी कि आपने जितना हीट दिया और जितना हीट रिलीज हुआ, हो सकता है कि हीट नहीं भी रिलीज हो या सिर्फ देना भी नहीं पड़े, सिर्फ एब्जॉर्ब ही हो, रिलीज ही हो। तो दोनों केस में यानी कि रिएक्शन से पहले का टेम्परेचर मेजर करना है और रिएक्शन के बाद का टेम्परेचर मेजर करना है। अगर रिएक्शन के पहले का टेम्परेचर ज्यादा है, रिएक्शन के बाद का टेम्परेचर कम है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब हुआ। फिर से बोल रहे हैं, रिएक्शन के पहले का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, रिएक्शन के बाद का टेम्परेचर कम है, यानी कि हीट क्या हुआ, रिलीज की एब्जॉर्ब? एब्जॉर्ब। सर एब्जॉर्ब। और अगर रिएक्शन के पहले का हीट कम है, टेम्परेचर कम है, और रिएक्शन के बाद का रिलीज। टेम्परेचर ज्यादा है, यानी हीट रिलीज हुआ। रिलीज हुआ तो एक्सोथर्मिक कहलाएगा, एब्जॉर्ब हुआ तो एंडोथर्मिक कहलाएगा। अभी क्लियर कि कोई और कंफ्यूजन? No, sir. अगर दो प्रोडक्ट बनेंगे तब। आयुष कुछ बोल रहा है क्या? आयुष तिवारी? No, sir. No, sir. अभी बहुत सारा साउंड आया। चलो नेक्स्ट है। सर एंडोथर्मिक का एग्जांपल है। लिखा हुआ है N2 + O2 हीट + 2NO, फिर दूसरा है H2 + I2 2HI। सर एलपीजी। हाँ जी, सर एलपीजी। एलपीजी जैसा कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है? एलपीजी जैसा, जैसे जनरली जो फ्यूल होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। आप घरेलू रिएक्शन में उसका एग्जांपल नहीं दे सकते। एक सिंपल सा एग्जांपल ग्लूकोज है, हालांकि वो रिएक्शन नहीं हुआ, वो आपको मिक्सचर बन रहा है, लेकिन ग्लूकोज को आप जैसे वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, गिलास का पानी ठंडा हो जाता है या गर्म हो जाता है? ठंडा होता है। ठंडा होता है, यानी कि वो क्या हुआ, एंडोथर्मिक हो गया। एंडोथर्मिक हो गया वो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बाय राइटिंग स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशन है। हाँ बोलो। सर अगर दो प्रोडक्ट बनेगा तब उसको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कैसे हम लोग डिसाइड प्रोडक्ट करेंगे? एक बनेगा या दो बनेगा उससे कोई मतलब नहीं है। पूरे सिस्टम का, सिस्टम यानी कि जितना रिएक्शन से पहले का जो भी चीज हम लोग एपरेटस से लेकर के जो भी रिएक्टेंट है, पूरे का ओवरऑल टेम्परेचर मेजर करेंगे, और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन गया ओवरऑल, प्लस सिस्टम, जिस ट्यूब में या जिस बीकर में या जिस चैम्बर में आप रिएक्शन करा रहे हैं उस पूरे का टेम्परेचर मेजर करेंगे ओवरऑल। तो उस हीट के डिफरेंस के आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। प्रोडक्ट कितना बनेगा, रिएक्टेंट कितने हैं, नो मैटर। क्लियर? ओके सर। अब Yes, आते sir. हैं बाय राइटिंग स्पेशल कंडीशंस। जैसे कुछ रिएक्शंस हैं कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे होगा, एक्चुअली लोग कहते हैं कि होगा उसी टेम्परेचर पे, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर रिएक्शन उस टेम्परेचर पे सबसे फास्टर होगा। तो एट सर्टेन टेम्परेचर, एट सर्टेन प्रेशर, किसी कैटलिस्ट, कल कोई बच्चा कैटलिस्ट पूछा था, आज हम बताएंगे कैटलिस्ट के बारे में।
तो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट या किसी चीज के प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन फास्टर होता है, यानी उस सब्सटेंस, उस कंडीशन के प्रेजेंस में उस रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा हाई होता है, तो ऐसे कंडीशंस को मेंशन करना जरूरी है। जैसे आप स्क्रीन पे देखो एग्जांपल, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिल के बनता है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस जो है फर्टिलाइजर बनाने का काम आता है, एक पॉइजनस गैस है। तो ये जो रिएक्शन है, इस प्रोसेस को हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं। अगर आप लोग 11 में जाओगे पढ़ोगे, हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग होता है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में और प्रिपरेशन में कोई अंतर बताएगा हमको? यस सर। हाँ, बताओ। मैन्युफैक्चरिंग में तो सर उसको बहुत सारे मेथड से बनाना, मैन्युफैक्चर करना और सर हाँ। प्रिपरेशन मतलब तैयार करना। ये तो आप नो सर, लिटरल। मैन्युफैक्चर मतलब सर हाँ, रॉ बोलो। मटेरियल से कुछ नया प्रोडक्ट बनाना सर। अच्छा मैन्युफैक्चर का अर्थ होता है। अच्छा। और प्रिपेयर का सर उसी प्रोडक्ट को दूसरे फॉर्म में कर देना। और कोई? मैन्युफैक्चर मतलब लार्ज अमाउंट में मतलब वेरी गुड, बेस्ट आंसर। सबका आंसर अपने अपने हिसाब से सही है, लेकिन जो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, जैसे सपोज आपकी घर पे आपकी मम्मी जो है वो डोसा बनाती हैं, ठीक है, आपके खाने के लिए, तो दैट इज प्रिपरेशन। वो स्मॉल स्केल पे बनाई, अपना जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज करना है उसको यूज करके। और सेम जो है आपकी मम्मी मान लो किसी बड़े फूड चेन में काम करते हैं, मैकडोनल्ड्स हो या कोई भी हो, उसके लिए अब वो कमर्शियली बना रही हैं लार्ज स्केल पे, एक दिन में 1000 डोसा 2000 डोसा बन रहा है, तो दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग जो हुआ कमर्शियल बेसिस पे लार्ज स्केल पे किसी चीज को अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। और अगर स्मॉल स्केल पे लेबोरेटरी में सपोज हमको मन किया कि अमोनिया गैस बनाए, तो उसका प्रोसेस हो सकता है कि कुछ अलग हो, तो दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन। तो लेबोरेटरी में हमेशा प्रिपरेशन होगा और इंडस्ट्रीज में हमेशा मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो हम जो बता रहे थे कि नाइट्रोजन और अमोनिया गैस, हाइड्रोजन गैस मिल के अमोनिया गैस बन रहा है हैबर्स प्रोसेस से, दैट इज इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया गैस। तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात आएगी, कमर्शियल व्यू आ जाएगा, वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, कम टाइम में प्रोडक्शन का जो अमाउंट है वो ज्यादा से ज्यादा हो, तभी बेनिफिट प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो वहां पे जो बेस्ट सुटेबल कंडीशंस हैं उनको देना होगा। तो वो देने के लिए आपको रिएक्शन में आपको देना होगा कि क्या क्या बेस्ट सुटेबल कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन। आप देख रहे हो यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ 500 डिग्री सेल्सियस, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आयरन जो है वहाँ पे उसके कैटलिस्ट काम कर रहा है, उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, तो फास्टर रिएक्शन होगा। दूसरा एग्जांपल आपको दिख रहा है कि H2 + Cl2, ये दोनों रिएक्शन करते हैं किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, और जुड़ के बनते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यानी कि ये रिएक्शन होने के लिए एक स्पेशल कंडीशन चाहिए, सनलाइट। जैसे फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके ग्लूकोज बनता है, तो उसमें भी स्पेशल कंडीशंस है, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सारे स्पेशल कंडीशंस में आ गए। तो ये स्पेशल कंडीशंस मेंशन करना जरूरी है। इन्हीं स्पेशल कंडीशंस में से एक है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है वो केमिकल जो खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, लेकिन रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, वैसा केमिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में खुद भाग नहीं लेगा, यानी खुद रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन रिएक्शन उसके प्रेजेंस के चलते सिर्फ रिएक्शन का रेट या तो बढ़ जाएगा, यानी कि रिएक्शन जल्दी जल्दी होने लगेगा, या फिर रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। तो कभी कभी हम लोग को जरूरत होती है कि रिएक्शन को, ज्यादातर जरूरत यही होती है कि रिएक्शन को फास्ट कराया जाए इंडस्ट्रियली, कमर्शियली, और कभी कभी होता है कि रिएक्शन को स्लो भी कराया जाए। जो एक्सप्लोजिव रिएक्शंस हैं उनको स्लो करने की जरूरत होती है। ये कैटलिस्ट इस तरह समझ लो कि दो आदमी के बीच में मान लो कि झगड़ा है, एक्स और वाई दो पर्सन है, उनके बीच में आपस में किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो गया। सर साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है? यस सर, आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? यस सर, अब आने लगा। यस सर, अब आ रहा है। तो कैटलिस्ट का डेफिनेशन सुनाई दिया कि फिर से बोले? फिर से बोलिए सर, फिर से एक बार बोल दीजिए। फिर से एक बार। ओके, तो कैटलिस्ट इज द केमिकल विच इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। इन्फ्लुएंसेस का मतलब आइदर इट स्लोज डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन और इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन।
विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ इन द रिएक्शन, यानी कि वैसा केमिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में बिना भाग लिए हुए रिएक्शन के रेट को या तो घटा देता है या तो बढ़ा देता है, उसे सब्सटेंस को बोलते हैं कैटलिस्ट। इसका एग्जांपल हम बता दें, दो आदमी, हाँ सर लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? हाँ वो बताएंगे जब लिटरली तक हम ऐड नहीं करेंगे कुछ तो। हाँ बिल्कुल सही, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हम उसके बारे में बताएंगे। अभी तो हम इनिशियली बता रहे हैं कैटलिस्ट के बारे में, जो कॉमन आपको बुक में मिल जाएगा डेफिनेशन, वो हम बता रहे हैं, बुक इस नॉलेज दे रहे हैं। अब उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी बताएंगे हम आपको। तो आप समझो कि दो आदमी के बीच में किसी बात को लेकर के मनमुटाव है। अब एक तीसरा आदमी आता है, अब दोनों को भड़का देता है, अरे वो फलाना तुम्हारे बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा था। फिर जाके दूसरे वाले को बोलेंगे वो तुम्हारे बारे में जो है ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा था। तो क्या होगा, दोनों के बीच का झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और वो आदमी बेचारा जो है, जो झगड़ा लगाया, जो ज्यादा मैंने झगड़ा को बढ़ाया, वो चुपचाप से किनारे बैठ के तमाशा देख रहा है। अच्छा, एक आदमी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को जाके झूठ बोल के कि ना तुम तो झूठ मूठ में उसके बारे में गलत सोचते हो, तुम्हारे बारे में बड़ा अच्छा अच्छा बोल रहा था, फिर उसको भी जाके ऐसे ही बोलेगा, तो उन दोनों का झगड़ा सुलट भी सकता है। तो जिसने झगड़ा बढ़ाया उसको बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, यानी कि जिसने रिएक्शन के रेट को बढ़ाया वो कहलाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रिएक्शन के रेट को कम करेगा उसको बोलेंगे निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के काम में आए उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रिएक्शन के रेट को घटाने के काम में आए उसको बोलते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। अब दूसरा जो कंसर्न था तुम लोगों का कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक्चुअली में ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग जो रिएक्शन लिखते हैं वो समराइज रिएक्शन लिखते हैं। जैसे आपको जब कार्बन कंपाउंड पढ़ाएंगे, ऐसे हम कोशिश करते हैं आपको लिख के दिखाने का। अब जैसे एक कंपाउंड होता है C2H5OH, नाम सुना है? क्या सर? आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, C2H5OH लिखे हैं हम। इसका किसी को नाम पता है कि किसको क्या बोलते हैं? नो सर। इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है, या इथेनॉल। अब ऐसा बोला जाता है कि अगर इसको, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं लिखने का, एरो व्हाइट स्क्रीन, इस स्क्रीन को हम थोड़ा शेयरिंग बंद करते हैं, व्हाइट स्क्रीन पर लाते हैं। C2H5OH ये आपका इथाइल अल्कोहल हो गया। और ऐसा आपको मिलेगा 10th क्लास में कार्बन कंपाउंड में ये चीज। अब ये कहता है सर कि ये कार्बन कंपाउंड पर। हाँ कार्बन कंपाउंड में। अब ये कहता है कि कंसेंट्रेटेड H2SO4, माउस से लिखना थोड़ा सा टफ होता है, कंसेंट्रेटेड H2SO4 जो कि यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इसके प्रेजेंस में थोड़ा सा इसको हीट करेंगे, ये हीट का सिंबल है, तो ये बन जाएगा आपको C2H4 प्लस H2O। तो कह सकते हैं हम लोग कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, यानी कि वो रिएक्शन में तो खुद भाग नहीं ले रहा है। आपको C2H5OH को काउंट करो तो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है टोटल, इधर काउंट करो तो 2 कार्बन 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स तीनों एलिमेंट के सेम है, यानी इक्वेशन भी बैलेंस है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो है आपका जो रिएक्शन होता है, जैसे ये C2H5OH है, इसके साथ जब पहले H2SO4 रिएक्शन वास्तव में करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, और रिएक्शन करके आपको बनता है पहले C2H5HSO4, ठीक है, अब प्लस साथ में बनता है H2O, और फिर ये रिएक्शन होता है आगे जो है, क्योंकि C2H5HSO4 यानी कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है ये बहुत स्टेबल कंपाउंड नहीं है, तो इसको जब थोड़ा सा हीट करते हैं, यानी इधर प्लस हीट देंगे आप थोड़ा सा, तो ये जो है फिर आपको ब्रेक डाउन होकर के C2H4 आप
प्लस H2SO4 बन गया। अब आप ध्यान से देखो कि हम लोग जो रिएक्शन यहाँ पे लिखे हैं ये रिएक्शन कैसे आया। तो ये रिएक्शन, अब आप जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन जानते हो कि दो इक्वेशन को आप जब सोल्व करने आते हैं तो जैसे अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ना है हमको, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, H2SO4 एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में, तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से H2S5HSO4 एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका अल्टीमेटली क्या बचता है, C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल प्लस हीट, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, और प्रोडक्ट क्या बना, C2H4 प्लस H2O। तो हम लोग इस रिएक्शन को याद रखते हैं, ये समराइज रिएक्शन हुआ, लेकिन एक्चुअली ये रिएक्शन जो है, इक्वेशन जो है, ये दो पार्ट में है। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन के बीच में अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यानी कि टेम्पररी प्रोडक्ट। तो हम लोग समराइज रिएक्शन याद करते हैं, इसलिए बोलते हैं कैटलिस्ट रिएक्शन नहीं करता है, खुद भाग नहीं लेता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सर ये कौन सा रिएक्शन है? यस सर, एक बार और ये क्या, कहाँ नहीं समझ में आया, बोलो। ये हम बता रहे थे कि कैटलिस्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, रिएक्शन के रेट को घटाता है या बढ़ाता है, लेकिन एक्चुअली में रिएक्शन में वो इन्वॉल्व होता है, लेकिन एज ए होल यानी समराइज जब रिएक्शन बनाएंगे उसमें कैटलिस्ट का कहीं को रोल दिखता नहीं है। उसी का हम बताए हैं कि सर तो कैसे हम लोग पता कर, सर तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि उसका रोल है? रोल है कि वो जब आप कमर्शियली कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किस चीज को प्रेजेंस में वो रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा होगा, या कहीं कम करना है तो किस चीज के यूज करने से उसका रिएक्शन का रेट स्लो डाउन होगा, उस सब्सटेंस को यूज करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। पहले केस में पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाएगा, दूसरे केस में नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएगा। और जब आप हायर क्लास में जाओगे, अभी आप सिंपली क्या करते हैं कि एक समराइज रिएक्शन याद रखते हैं, उसका इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंस करते हैं, लेकिन जब आप 11th में खास करके जाओगे तो आपको पार्शियल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पार्शियल इक्वेशन, यानी कि पार्ट वाइज लिखना पड़ेगा। ये पार्ट हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, और सारे पार्ट को बैलेंस करने के बाद जो समराइज रिएक्शन होता है वो बैलेंस। अभी तक हम लोग जो बैलेंस करने का जो रूल पढ़ रहे हैं, जो लॉ पढ़ रहे हैं, मतलब तरीका पढ़ रहे हैं, मेथड पढ़ रहे हैं, वो है हीट एंड ट्रायल मेथड। आपको मैथ में भी पढ़े होंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। तो ये जो अभी हम लोग बताए कि एक एक करके एलिमेंट को बैलेंस करो, दैट इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन जब आप 11th में जाओगे, हीट एंड ट्रायल मेथड इज नॉट द मोस्ट सुटेबल मेथड, वो कंक्रीट मेथड नहीं हुआ। तो आप जब 11th में जाओगे, हाँ जी सर, क्विकली करने के लिए, सॉल्व करने के लिए है। सर एक और रहता है ना? हाँ नहीं, बहुत सारे मेथड हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड बिगिनर्स के लिए है। और जब आप सर कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव कैटलिस्ट है कि नेगेटिव कैटलिस्ट है? तो सिंपल है, रिएक्शन का रेट अगर उसके डालने से बढ़ जाता है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, अगर रिएक्शन का रेट घट जाता है। अच्छा, एक ही जो सब्सटेंस है किसी रिएक्शन के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट भी हो सकता है। सर अभी जो ये बनाए हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव कैटलिस्ट है, मोस्टली हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट ही यूज करते हैं। अब जैसे आपको सोडियम से कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको उसको थोड़ा सा स्लो डाउन, जैसे यूरेनियम का कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको मालूम है यूरेनियम जो है न्यूक्लियर रिएक्शन करता है, तो वहां पे हो सकता है कि रिएक्शन के रेट को स्लो डाउन करने की जरूरत पड़े, तो उस केस में आप नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं। सर कॉपी पेन पे इसको कैसे समझेंगे? कॉपी पेन पे, हाँ मतलब लिखने के लिए लिखने के लिए आपको सिंपली जो है वो आपको एरो के ऊपर, जैसे आपको हम फिर से वो स्क्रीन शेयर करते हैं, जैसे इसमें देख रहे होगी एरो के नीचे Fe, नीचे हो या ऊपर हो, Fe लिखा हुआ है ना, N2+3H2 बन रहा है NH3, तो Fe लिखा हुआ है, यानी कि Fe जो है ये आपका आयरन जो है कैटलिस्ट से काम कर रहा है। अभी आप जैसे कोरोना पीरियड चल रहा है, ऑक्सीजन का जो है महामारी एकदम किल्लत चल रहा है सब जगह। ऑक्सीजन पता है हम लोग लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं सर? नो सर, बताते हैं। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को खींचा जाता है किसी जनरेटर में। नहीं, 2KClO3, इसका नाम बताएगा कोई? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोरेट, नॉट क्लोराइड, क्लोरेट। ठीक है, अब पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं, तो हीट करेंगे तो ये जो पोटेशियम क्लोराइड है, क्लोरेट है, ये पोटेशियम क्लोराइड में और साथ ही साथ
ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। तो ये तो रिएक्शन है, सिंपल दिख रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो हीट किए तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में चेंज हो गया। लेकिन अब हमको यहाँ जानना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है ये मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, कोशिश कर रहे हैं लिखने का माउस से, MnO2 थोड़ा सा, हाँ दिख रहा है MnO2 एरो के यस ऊपर। सर। सर मैग्नीज डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जब इस रिएक्शन को कराते हैं तो बेस्ट, मतलब कि जितना मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना चाहिए उतना होता है, यानी रिएक्शन का रेट जो है वो सबसे फास्टेस्ट स्पीड पे पहुंच जाता है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब हम लोग को अभी इस लेवल पे 10th लेवल पे ये ज्यादा, या जो इंडस्ट्री में है, जो लेमैन है, जिनको ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करने से सिर्फ मतलब है क्या रिएक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो उनके लिए, वो लेमैन के लिए बस इतना ही जानना है कि जब ऑक्सीजन का रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड भी डालें हीट करते समय, ताकि ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो सके। तो वहां पे वो उनको मालूम है कि ये डालने से हमारा रिएक्शन फास्ट होगा, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गया। जहाँ पे उसको डालने से रिएक्शन का रेट कम हो रहा है, यानी कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो निगेटिव कैटलिस्ट हो गया। ठीक है। और ये नोट में आपको कुछ लिखा हुआ है जो बताए हैं कि अगर हीट रिलीज होता है तो एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो एंडोथर्मिक, टाइम बहुत कम है। एक और चीज है, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी रेज, या तो सनलाइट हो नेचुरल अल्ट्रावायलेट रेज का सोर्स, या फिर आर्टिफिशियल सोर्स भी, आजकल यूवी टॉर्च, अल्ट्रावायलेट रेज के टॉर्च, मतलब सिंपल टॉर्च जैसे नहीं होते हैं, वो एक इलेक्ट्रिक से चलने वाले डिवाइस होते हैं जो वो यूवी रेज प्रोड्यूस करते हैं, उसको भी यूज करके हम लोग उस रिएक्शन को करा सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल, फोटो फिर लाइट एंड केमिकल रिएक्शन तो मालूम ही है। अच्छा, टाइम तो हम लोग के पास कम है, एक मिनट से भी कम है। हाँ सर ये जो हम लोग आप यहाँ पर रिएक्शन बनाए हैं सर, ये बाकी सब रिएक्शन है जो कि सर ये बैलेंस हो जा रहा है सर, ये सारे रिएक्शन बैलेंस हो रहा है, क्यों सर? बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस ही लिखे हुए हैं यहाँ पे। रिएक्शन का बैलेंस मतलब करना ही, हाँ बिल्कुल, इक्वेशन का मतलब ही हुआ कि बैलेंस, कल भी बताए थे